हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज में हम लोगों को इसमें पढ़ना है कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और क्या है ये। तो सबसे पहले व्हाट इज व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज कंटेन 4 रेजिस्टेंस PQRS। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है देयर आर 4 रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस होते हैं। इसमें से कोई एक रेजिस्टेंस जो है वो अननोन होता है। ठीक है, तो जो अननोन रेजिस्टेंस है उसे को निकालने का एक जो तरीका होता है वो होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि एस के आगे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो जो एस है वो अननोन रेजिस्टेंस है। अब इसको निकालते कैसे हैं ये देखना होगा। तो पहली चीज, दूसरी चीज ये कि व्हीट स्टोन ब्रिज में जो PQRS होते हैं ये चारों रेजिस्टेंस क्वाड्रिलैटरल के 4 आर्म्स में कनेक्ट होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ABCD इज अ ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल। तो इस क्वाड्रिलैटरल में 2 डायगोनल हैं AC और BD। तो along one diagonal we connect a cell and another diagonal we connect a galvanometer। and what is galvanometer ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से कि क्या होता है galvanometer का क्या यूज होता है। फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि galvanometer जो होता है, बस जान लेते हैं कि galvanometer is a device which detect the presence of current। बस वो सर्किट में करंट है कि नहीं है वो बस वो ये बताता है। इसके अलावा वो और कुछ नहीं बताता है। अब यहाँ पे जो ये 4 रेजिस्टेंस लगे हैं और ये एक गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर का भी एक रेजिस्टेंस हम लोग लेते हैं RG। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस हो गए हमारे पास, जिसमें से 4 रेजिस्टेंस आर कनेक्ट अक्रॉस द arm of quadrilateral and the galvanometer connect across the one diagonal and another diagonal we connect a cell of EMF E। अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग मान लीजिए कि चारों रेजिस्टेंस इस तरह से सेट किए जाए, जिनकी वैल्यूज हम लोग ले रहे हैं वो PQRS की वैल्यूज हम लोग इस तरह से लें कि देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू दी BD थ्रू दी गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इफ नो करंट flowing through galvanometer, then the bridge is called balanced bridge। bridge is called balanced bridge। तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड ब्रिज। और यही जो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और हमको यही अच्छे से समझना है। तो होता क्या है, जब इसमें कोई करंट नहीं जा रही होती है गैल्वेनोमीटर में, जब कोई करंट नहीं जाएगी तो उस टाइम पे क्या होगा कि P/Q जो है वो R/S के इक्वल हो जाएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, अब ये बात आता है कि कहाँ से ये आया व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा सा डिराइव करेंगे कि कहाँ से आया। इसमें एक और बात नोट करना है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 डायगोनल हैं BD और AC, जिसमें से BD के अक्रॉस हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर लगाया है और AC के अक्रॉस हम लोगों ने सेल लगाया है। अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें, मतलब हम लोग BD के अक्रॉस सेल लगा दें और AC के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा दें, तो भी हमारे बैलेंस कंडीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, लिखा है हमने इन द बैलेंस कंडीशन ऑन म्यूचुअली चेंजिंग द पोजीशन ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर देयर इज नो चेंज इन बैलेंस कंडीशन। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके ऊपर भी कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द बैलेंस कंडीशन व्हेन वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड द EMF ऑफ सेल और सेल। Now the balanced condition is PQRS and P by Q is equal to R by S. This is the balanced condition, and we suppose that S is the unknown resistance. Then what is S? S is equal to R into Q by P. By this formula we can calculate the value of the unknown resistance S. Now first of all we want to prove how do we get this balance condition. Okay, now proof of this balance condition. Now this is your Wheatstone bridge and we want to find out the balance condition of the Wheatstone bridge. Okay, first of all we know that this is a positive terminal and the current is start from the positive terminal. Say I is the current starting from positive terminal. Now this current I reaches at A
at A it divides into two parts. Suppose the in part AB the current I1 is going and in part AD कितनी करंट जाएगी सोचिए जरा. In part AD the remaining amount of current is flow. That means it is I minus I1 from the, ये हम लोग कौन सा लॉ रूल से निकाला, ये हम लोगों ने निकाला है किरचॉफ के करंट रूल से. किरचॉफ फर्स्ट रूल जो था वो हमने लगाया यहाँ पे. अब ये जो I1 है ये बी तक जाएगा, बी पे आने के बाद ये फिर से दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर से जा रही है, सपोज इट इज IG, देयरफॉर द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ करंट I1 माइनस IG इज फ्लोइंग थ्रू BC. ठीक, अब IG से ये करंट होती हुई आएगी गैल्वेनोमीटर से होते हुए, और AD से एक करंट आएगी हमारे पास I माइनस I1. अब ये दोनों करंट ऐड होंगे यहाँ पे जंक्शन पे, और जंक्शन पे ऐड होके आगे चले जाएंगे. तो ये हमारे पास बना देगा I माइनस I1 प्लस IG, और यहाँ पे C पे एक तरफ से आएगी I माइनस I1 प्लस IG, और दूसरी तरफ से आएगी I1 माइनस IG. दोनों मिलके फिर से I बनाते हुए फिर से बैटरी में चले जाएंगे. तो ये मेरे पास करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. इसको आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए. करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या किया, बैटरी से I करंट को स्टार्ट किया, ये करंट A तक गई. A पे आने के बाद इसमें हमने AB की तरफ I1 करंट को भेज दिया, तो AD की तरफ I माइनस I1 करंट जाएगी. B पे आने के बाद B से हमने क्या किया कि IG को भेज दिया गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, और I1 माइनस G को भेज दिया हमने BC के अक्रॉस. फिर D पे हमने क्या देखा कि दो करंट आ रही है, एक IG आ रही है B से, और एक I माइनस I1 आ रही है R से होते हुए, और ये दोनों ऐड होके फिर एक करंट बना ली I माइनस I1 प्लस IG, और ये चली गई D2C की तरफ. अब ऊपर से देखिए B की तरफ से BC में I1 माइनस IG आ रही है, दोनों ऐड हो गई. मतलब कि जो DC की करंट है और जो BC की करंट है वो दोनों ऐड होके वापस दोनों मिलके I बना ली, और वो वापस हमारे पास बैटरी की तरफ चली गई. तो ये मेरे पास करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो गया. अब इसमें हमें क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पे लगाना है किरचॉफ वोल्टेज लॉ. अच्छा, क्योंकि बैलेंस कंडीशन के लिए हम लोगों को लगाना है यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ. तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे सिर्फ दो लूप में. एक लगाएंगे हम लोग ABDA, और दूसरा लूप लगाएंगे हम लोग BCDB. तो हम लोग लगाते हैं सबसे पहले किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप. किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप ABDA. ठीक है, अब A से शुरू करेंगे तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले जिस टर्मिनल से शुरू करते हैं उस टर्मिनल का पोटेंशियल VA. फिर हम लोग जाएंगे P रेजिस्टेंस के अक्रॉस. तो P के अक्रॉस हमको जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा वो मिलेगा I1P. ठीक है, ये हमारा हो गया I1P. फिर हम लोग जाएंगे B तक, और B से हमको जाना है फिर D की तरफ. अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हमने ले लिया कैपिटल G. चलिए हमने, या RG ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. G भी ले सकते हैं और RG भी ले सकते हैं. तो रेजिस्टेंस हमने लिया और हम लोग करंट के अलॉन्ग जाएंगे. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा IGRG आएगा, और फिर हम लोग D से जाएंगे A की तरफ, तो करंट के अपोजिट जाएंगे. अब हमने इस तरह से मोशन किया है, मूव किया है हमने. तो जब करंट के अपोजिट जाते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आता है. तो ये आएगा I माइनस I1 टाइम्स R, और वापस हम पहुंच जाएंगे A के ऊपर. तो ये हमारा आ गया VA. तो यहाँ से VA से VA कैंसिल, तो ये हो गया माइनस I1P माइनस IGRG प्लस I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू 0. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फाइनल में जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी माइनस I1P प्लस R माइनस IGRG प्लस IR इक्वल टू 0. ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 1. फिर इसी तरह से आप जब दूसरे लूप में लगाएंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो वहां पे हमको मिलेगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप BCDB. तो हम लोग अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे BCDB. तो वहां पे हम जब लगाएंगे तो सबसे पहले शुरू करेंगे B से. तो यहाँ पे आएगा माइनस I1 माइनस IG इंटू Q. फिर हम लोग C से D की तरफ जाएंगे तो प्लस, फिर लगाएंगे ये I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, और फिर हम लोग गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जाएंगे D टू B, लेकिन वो अपोजिट जाएंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस IGRG. ठीक है, इज इक्वल टू 0. हमने यहाँ पे B से शुरू करके B से लाते हैं तो B भी कैंसिल हो जाता है, VB. तो मैंने इसलिए यहाँ पे VB नहीं लिखा है.
जैसे मैंने पहले वाले में लिखा था वी ए, तो ए तो वी ए कैंसिल हो गया था। तो उसी तरह से हम जब बी से शुरू करेंगे तो वी बी लिखेंगे, फिर हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे वी बी लिखेंगे और लास्ट में हमारे पास आएगा वी बी, और ये दोनों वी बी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमको जीरो मिलेगा इक्वल टू माइनस आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू प्लस आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस प्लस आई जी आर जी इक्वल टू जीरो। इसको आप रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, तो आपको मिलेगा माइनस आई वन क्यू प्लस एस प्लस आई जी, ये मिलेगा आपको क्यू प्लस एस प्लस आर जी, और फिर आपको मिलेगा प्लस आई एस इक्वल टू जीरो। ये आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसमें हमको क्या है कि बैलेंस्ड कंडीशन के लिए काम करना है। तो फॉर बैलेंस्ड कंडीशन क्या होना चाहिए, आई जी जीरो होना चाहिए, नो करंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में हमारे पास कोई भी करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए, ये तब का कंडीशन है। तो जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो होगी तो उस समय हमारा आई जी जीरो हो जाएगा। अब 1 में और 2 में आई जी को जीरो कर दीजिए, तो फ्रॉम 1 क्या आएगा देखिए जरा, आ जाएगा माइनस आई वन पी प्लस आर प्लस आई आर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई वन अपॉन आई टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं आई वन अपॉन आई इज इक्वल टू, यहाँ हम लिखेंगे आई अपॉन आई वन इज इक्वल टू पी प्लस आर अपॉन आर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। सिमिलरली फ्रॉम ये 1 था, अब फ्रॉम 2 करेंगे, फ्रॉम 2, जब फ्रॉम 2 जाएंगे तो यहाँ आएगा माइनस आई वन क्यू प्लस एस, ये आई जी वाला टर्म जीरो, और बचेगा फिर प्लस आई एस इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से लिखेंगे आई अपॉन आई वन इज इक्वल टू, तो ये होगा क्यू प्लस एस अपॉन एस। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप देख रहे हैं कि 3 और 4 में जो आपका राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका दोनों सेम है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लें। तो इक्वेटिंग 3 एंड 4, और जब इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा P प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू प्लस एस अपॉन एस। अब इसमें थर्ड ट्रिक क्या है, इसमें आप जो है, तो यहाँ पे जो P प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू प्लस एस अपॉन एस है, इसमें आर को हम लोग अलग अलग करेंगे। तो P अपॉन आर प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस प्लस एस अपॉन एस। तो ये ट्रिक्स हैं, इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। P अपॉन आर प्लस वन इक्वल टू क्यू अपॉन एस प्लस वन। तो आप देख सकते हैं कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा P अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस, और इसको हम लिख सकते हैं P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। तो यही हमने पहले बताया था आपको कि दिस इज द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें से अगर हमारे पास एस अननोन है तो एस इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू क्यू बाई पी, और जो ये क्यू बाई पी है इसको हम लोग निकाल सकते हैं। क्यू हमको आर की वैल्यू पहले से पता रहेगा, और एफ जो अननोन रेजिस्टेंस है ये हम लोग निकाल लेंगे इसमें से। तो ये हमारा मेथड यूज होता है अननोन रेजिस्टेंस। इस मेथड से हम लोग कोई भी अननोन रेजिस्टेंस को निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि हम लोग क्यों इस मेथड से निकालते हैं। सर हम लोगों के पास तो ओम्स लॉ है, हम लोग V और I का ग्राफ प्लॉट करके भी तो R निकाला जा सकता है। तो आंसर ये है कि हाँ, हम लोग उस तरह से भी निकाल सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होने लगती है तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होने लगता है, क्योंकि टेम्परेचर उसमें इंक्रीज होने लगता है। लेकिन इस मेथड में क्या होता है कि हमारे पास रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगी। ये देखिए IG हमारी जीरो हो जाएगी, तो हमको एकदम एक्यूरेट वैल्यू मिलती है व्हीटस्टोन ब्रिज से रेजिस्टेंस को निकालने में। तो ये हम लोग लिख लेते हैं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या जो क्यों हम लोग उसको यूज करते हैं, सबसे अच्छा मेथड क्या क्यों है ये, इसलिए। तो अभी हमने बताया आपको जैसा कि हम लोगों बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों यूज करते हैं। तो उसके 2 रीजन हैं सबसे बड़े। पहला रीजन तो ये है कि वी डू नॉट हैव टू रीड डिफ्लेक्शन, हमको डिफ्लेक्शन रीड करने की जरूरत नहीं है। हमको बस ये देखना है कि जो गैल्वेनोमीटर का निडल है वो सिर्फ 0 पर है।
हमको कितना जीरो के आगे पीछे है ये हमको मतलब नहीं है देखने का, हमको रीडिंग नहीं नोट करनी पड़ती है, पहला रीजन। दूसरा रीजन जो सबसे अच्छा ये है कि इस मेथड से हमारे पास, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस की कोई भी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेशन में नहीं ली है, तो हम लोगों का जो कैलकुलेशन में या जो आंसर आता है उसमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और सेल का रेजिस्टेंस भी इन्वॉल्व नहीं हो पाता है। तो इसीलिए यही दो मेन रीजन है कि वाई वी यूज द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसके एक तो आप लोगों ने सर्किट डायग्राम देखा कि ये होता है जिसमें जो 4 रेजिस्टेंस है ये आपके एक क्वाड्रिलेटरल के किसी 4 आर्म में कनेक्ट होते हैं, और एक आर्म में गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, दूसरे आर्म में हम लोग सेल लगा देते हैं, एक डायगोनल के अक्रॉस सेल लगा देते हैं, एक डायगोनल के अक्रॉस हम लोग गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। लेकिन इससे कुछ और सर्किट डायग्राम भी होते हैं। तो इसमें से एक सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होता है जिसमें 5 रेजिस्टेंस जो होते हैं, या रेजिस्टेंस नहीं लगा रहे यहाँ पे ये इस तरह से कनेक्ट होता है। ये वाला अगर कॉम्बिनेशन आपको मिलता है इस तरह का कहीं पे, तो आप ये समझ जाइएगा कि ये भी जो है आपके पास क्या है, वो ये गैल्वेनोमीटर है, और ये भी एक तरह का जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं अगर हम लोग नेमिंग करें यहाँ पे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये ए था, ये बी था, ये सी था, और ये डी था टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए होगा और ये हमारे पास बी होगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर लगाया गया है ये हमारे पास पी हो जाएगा सर्किट में। ठीक है, इसी तरह से ये वाला बी है और बी के साथ गैल्वेनोमीटर लगा है डी पे, तो ये डी होगा और ये वाला टर्मिनल हमारे पास सी होगा। अब आप सबका रेजिस्टेंस आप बैठा सकते हैं। तो ए और डी के बीच में देखिए क्या लगा है, आर, तो यहाँ पे आर होगा। बी और सी के बीच में क्या लगा है, देखिए क्यू, तो ये क्यू होगा। और डी और सी के बीच में क्या लगा है, देखिए तो लगा है एस, तो ये एस होगा। तो ये भी एक अनदर फॉर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। इसी तरह से एक और फॉर्म आता है, वो भी सर्किट डायग्राम इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। कई डिफरेंट तरीके से सर्किट डायग्राम को बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह से सर्किट डायग्राम बनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको घबराना नहीं है कि हाँ कोई और तरह का सर्किट डायग्राम दिख गया, तो आप जज करिए पहले कि हाँ ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है कहीं, और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो उसमें हम लोग इस तरह से सर्किट को चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ये होगा आपके पास ए, ये वाला टर्मिनल ए होगा, इसमें ये होगा बी, ये होगा डी, और ये हो जाएगा फिर हमारे पास सी। ठीक है, अब आप यहाँ पे सबको बैठा लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास P है, ये आपके पास R है, ये Q है और ये S है। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है आपके पास। तो ये डिफरेंट 3 मैंने यहाँ पे बना दिए हैं सर्किट डायग्राम। एक पहला सर्किट डायग्राम, दिस सेकेंड सर्किट डायग्राम, एंड दिस इज द थर्ड सर्किट डायग्राम। तो दीज आर द 3 डिफरेंट फॉर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज में 2 तरह के एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। एक होता है मीटर ब्रिज और एक होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स अब हमारे कोई काम का नहीं है, ये पहले शुरू में यूज होता था। आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में एक टेलीग्राम करके एक डिवाइस होती थी, जैसे फ़ोन होता है उससे पहले टेलीग्राम हुआ करता था। तो उसमें अगर कोई वायर से थ्रू वो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे जाता था, और अगर मान लीजिए कि कोई वायर कहीं टूट जाए तो वो कैसे पता किया जाए, तो वायर में क्योंकि रेजिस्टेंस होता है, तो वो पोस्ट ऑफिस बॉक्स के थ्रू जो है वो कहाँ कितनी दूरी पे, पोस्ट ऑफिस से कितनी दूरी पे वो वायर टूटा होगा, ये बात पता कर लेते थे इस बॉक्स से। आप देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है 100, 1, 2, 3, ये सब रेजिस्टेंस हैं इसके। ठीक है, अब ये एक मेथड था, लेकिन अब इस तरह का यूज नहीं करना पड़ता है। अब तो और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स एक एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का, लेकिन अब इसको यूज नहीं करते हैं ना, हमारे यहाँ प्रैक्टिकल भी नहीं है इसके। हाँ, मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल भी है और ये अब यूज भी होता है कहीं कहीं। तो देखिए मीटर ब्रिज क्या है, ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक वुडन प्लैंक है, ये आपको दिख रहा होगा नीचे कि ये वुडन प्लैंक है, दिस इज अ वुडन प्लैंक, और वुडन बोर्ड कह सकते हैं इसको आप लोग। और इस बोर्ड के ऊपर ये जो जितने हमने ब्लैक पेन से लिया है दिखाया है, ये दीज आर द मेटेलिक स्ट्रिप्स, ये सब मेटेलिक स्ट्रिप्स हैं। इसमें यहाँ भी ये एक स्क्रू है, दीज आर द स्क्रूज। ठीक है, ये सारे के सारे स्क्रू हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग करते क्या है, ये नीचे वाला तो प्रैक्टिकल दिखाया जा रहा है, और ऊपर वाला जो डायग्राम बना है ब्लैक पेन से, ये जो ब्लैक
से, वो आपका एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम लोग बच्चों को समझाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और होती है, इसको हम लोग बोलते हैं जॉकी। इसका हम लोग अभी अरेंजमेंट देखेंगे कि कैसे अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज के। तो हम लोग वीट स्टोन ब्रिज के दो एप्लीकेशन है। अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज क्या है, तो हेडिंग डाल लेते हैं पहले, मीटर ब्रिज। तो नाउ बच्चों हम लोग को पढ़ने जा रहे हैं मीटर ब्रिज। जैसा आप लोग डायग्राम देख रहे हैं कि मीटर ब्रिज में यहाँ पे एक ये वुडन प्लैंक है, वुडन प्लैंक, और इसके अलावा ये मेटेलिक स्ट्रिप हैं, ये सब मेटेलिक स्ट्रिप्स हैं ये सब। ठीक है, दीज आर द मेटेलिक स्ट्रिप। ये सब कॉपर की बनी होती हैं या आयरन की बनी होती हैं, मेटल स्ट्रिप्स। ये जो आपको येलो कलर से दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द स्क्रू, ये सब स्क्रू हैं। इसमें आप लोग को वायर, हम लोग वायर कनेक्ट करते हैं। और ये जो मीटर ब्रिज है इसका प्रिंसिपल होता है, कोई भी डिवाइस अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई प्रिंसिपल होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज इज व्हीट स्टोन ब्रिज। ये व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कैसे वर्क करता है अभी हम देखेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज। और हम लोग इस मीटर ब्रिज की हेल्प से किसी भी अननोन वायर का अननोन रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है, और हम लोग उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए सर्किट डायग्राम देखिए। ये हम लोगों को, आपको ये दिख रहा होगा सर्किट। तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट में हम लोगों को वायर कैसे अटैच करते हैं ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे करना क्या होता है, ये आपके पास एक वायर है बड़ा सा, यहाँ पे ए लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बी। ठीक है, दिस इज द वायर ए बी। ये वायर जो बना होता है वायर ए बी इज मेड फ्रॉम मैंगनीन। ये हम लोगों का मैंगनीन और कॉन्स्टेंटिन, ये इन दोनों में से कोई एक मटेरियल का बनाया जाता है। इस मटेरियल का बनाने का रीज़न ये है कि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो बहुत स्मॉल होता है। तो मैं लिख लेता हूँ, बिकॉज इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज स्मॉल। ठीक है, इसका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस स्मॉल होने की वजह से इसको हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसमें आप क्या देखेंगे कि ये दो टर्मिनल तो हो ही गए, इसके बाद यहाँ पे ये दोनों टर्मिनल्स भी हैं। इन दोनों टर्मिनल के बीच में हम लोग लगा देते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। ये एक तरह का वेरिएबल रेजिस्टेंस का एक बॉक्स होता है जिसमें आप लोग अलग अलग रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो अननोन वायर होता है जिसका रेजिस्टेंस हमको नहीं पता होता है वो लगा देते हैं। यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर लेके आते हैं, दिस इज अ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देते हैं हम, तो जिससे कि आपको समझ में आए। ये एक गैल्वेनोमीटर मैंने यहाँ लगा दिया, और इसका एक टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट कर दिया, दूसरे टर्मिनल पे हम एक जॉकी लगा देते हैं। जॉकी जो है वो एक आयरन की रॉड होती है जिसमें एक टिप जो होता है उस पर स्क्रू लगा होता है, जिससे वायर को कनेक्ट करते हैं, और जो दूसरा एंड होता है उसके ऊपर नाइफ एज बना होता है, जैसे चक्कू का धार होता है वैसा बना होता है, जैसे कि जो कि हम इस वायर के ऊपर अलग अलग पोजीशन पे रख सकते हैं। इसके अलावा ये जो ए और बी है, इन्हीं दोनों से लाके हम लोग बैटरी भी कनेक्ट कर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी। ये आपका एक पूरा तरह से मीटर ब्रिज का एक सर्किट डायग्राम बन गया। इस डायग्राम को हम लोग फिर से कॉपी करेंगे आगे और देखेंगे कि कैसे इसके ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। तो ये आपके पास एक मीटर ब्रिज का सर्किट डायग्राम दिख रहा है आपको। इसमें एक ये मीटर स्केल लगी हुई है जिसकी मतलब कि जो लेंथ ऑफ ए बी है वो 1 मीटर है। सो डैट दिस होल apparatus इज कॉल्ड मीटर ब्रिज, जिसमें आर नोन रेजिस्टेंस, एफ अननोन रेजिस्टेंस, जी गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और ये एक बैटरी है ई वोल्ट की, ई ईएमएफ की। ठीक, अब इसमें हम लोगों को यहाँ पे कैसे ये सर्किट पूरा कंप्लीट होता है वो आप समझिए इसको अच्छे से। इसमें क्या होता है, हम जब यहाँ पे जो ये आपका ये जॉकी है जे, अगर हम लोग इसको अलग अलग पॉइंट पे रखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखा, या फिर यहाँ पे रखा या फिर यहाँ पे रखा, अलग अलग पॉइंट पे हम जब एक जॉकी को रखते हैं तो जो डिफ्लेक्शन होता है वो गैल्वेनोमीटर में चेंज होता है, राइट टू लेफ्ट को चेंज होता है। तो हमको एक ऐसा पॉइंट पता करना होता है जहाँ पे इसका डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए। तो ये जो डिफ्लेक्शन जीरो मिलता है, तो जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब होता है नल पॉइंट, जीरो डिफ्लेक्शन।
जिस पॉइंट पे ये शो करता है 0 उसे हम लोग बोल देते हैं नल पॉइंट। तो हम लोगों को नल पॉइंट ही फाइंड आउट करना होता है। सपोज ये जो जे जहाँ रखा है अभी वो हमारा नल पॉइंट है, तो हम लोगों ने इसी पॉइंट को एक नाम दे दिया सी, सपोज कर लीजिए नाम दे दिया सी, और ये जो पॉइंट है वो नाम दे दिया डी। ठीक है, तो प्रैक्टिकली होता क्या है कि हम लोग ए और डी और बी के बीच में हम लोग गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे डी और सी के बीच में लग गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए ये हो गया। इसके अलावा जो ये वायर ए बी है ये एक रेजिस्टिव वायर होता है, ये एक रेजिस्टेंस वाला वायर है। वायर ए बी इज अ रेजिस्टिव वायर। रेजिस्टिव वायर का मतलब होता है कि इसमें रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस कितना होता है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इसमें 1 सेंटीमीटर में कुछ रेजिस्टेंस है पर यूनिट सेंटीमीटर। हम लोगों ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोज कर लिया कि सपोज द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर इज RCM। लेट रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर इज RCM। ये हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वायर ए से लेके सी तक जो है, अगर हम ए से लेके सी तक का रेजिस्टेंस निकालें, वायर ए आर ए सी मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए सी, तो ये हो जाएगा हमारे पास RCM। अब हम ये डिस्टेंस L ले लें पूरी, तो यहाँ पे RCM इंटू L ले लिया हमने। इसी तरह से हम निकालेंगे रेजिस्टेंस ऑफ वायर BC। तो जब BC निकालेंगे, क्योंकि ये AB 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर। तो अगर A से C तक L है तो C से लेके B तक हो जाएगा 100 माइनस L। तो ये हो गया RCM इंटू 100 माइनस L। ठीक है, ये 1 और ये 2। अब आप अगर ध्यान से समझें, देखें इस चीज़ को, तो ये कुछ आपको व्हीट स्पून ब्रिज की तरह ये शो होगा। ये सर्किट डायग्राम, ये डायग्राम जो है आपको इस तरह से ये शो होगा। कैसे होगा मैं आपको शो कर रहा हूँ। देखिए ये ए और ये बी है, हमने यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया। ठीक है, अब आप देखिए ए और डी के बीच में आर लगाया गया है, ये डी यहाँ है। ए और डी के बीच में हमने यहाँ पे आर लगाया हुआ है, डी और बी के बीच में एस लगाया है, डी और बी के बीच में एस लगाया है हमने। सिमिलरली ए और सी, ये वाला पॉइंट सी है, इसके बीच में हम लोग अब पी लगा देते हैं। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यही पी है, और बी और सी के बीच में हमने क्यू लगा दिया, तो एक तरह से कह सकते हैं कि यही क्यू है। और डी और सी के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, और ए और बी के बीच में हमने सेल लगाया हुआ है। तो आप देखिए कि यहाँ पे आपको सिमिलरली व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह से हमने ये सर्किट डायग्राम सेट कर दिया है। तो अब हम अगर इसमें रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए R अपॉन एस इज इक्वल टू पी बाई क्यू। व्हीट स्टोन ब्रिज से देखें अगर हम, तो R अपॉन एस इज इक्वल टू P अपॉन क्यू। तो P की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ AC, और Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ BC। अच्छा, हमको अब रेजिस्टेंस ऑफ AC और रेजिस्टेंस ऑफ BC की वैल्यू हमको पता है। रेजिस्टेंस ऑफ AC की वैल्यू क्या है, RCM इंटू L, और रेजिस्टेंस ऑफ BC की वैल्यू हमको पता है RCM इंटू 100 माइनस L। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है S। तो R अपॉन एस इज इक्वल टू हो गया L अपॉन 100 माइनस L। तो L S की वैल्यू आ गई हमारे पास, S इज इक्वल टू R टाइम्स 100 माइनस L अपॉन L। तो ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सर्किट है जिसमें हमने अभी क्या किया था कि यहाँ पे हमने R लगाया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने R लगाया था और यहाँ पे हमने S लगाया। ठीक है, यहाँ पे हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा, यहाँ पे एक जॉकी लगा दिया था, ये काम मैंने किया था। और यहाँ पे एक हमने बैटरी लगाई थी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया S निकालने के लिए वो ये वाला फॉर्मूला आया। लेकिन अगर हम R और S को आपस में इंटरचेंज कर दें, इफ पोजीशन ऑफ R एंड S इज इंटरचेंज, अगर हम इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे आपस में, जब इंटरचेंज कर देंगे तब क्या आएगा, अब हम अगर आपस में इंटरचेंज कर दें मतलब अब हम S को यहाँ लगाएंगे इस साइड में, और R को हमने इधर लगा दिया, ये R हो गया, ये S हो गया। तो अभी भी हमको यहाँ पे कहीं नल पॉइंट मिलेगा J। तो ये जो पॉइंट डिस्टेंस है वो तो हमारे पास अभी भी L है, और ये डिस्टेंस अभी भी हमारे पास 100 माइनस L है। तो अब यहाँ पे जब S का फॉर्मूला लगेगा तो उसमें सिर्फ जो
डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। मतलब पहले हमने लिखा था 100 माइनस एल अपॉन एल, अब लिखेंगे एल अपॉन 100 माइनस एल। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो अननोन वाला रहेगा, ठीक है, तो आप उस तरह से काम करेंगे। किधर लगा है, लेफ्ट में लगा है या राइट में? अगर राइट में लगा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, और अगर अननोन रेजिस्टेंस लेफ्ट वाले एम्प्टी स्पेस में लगा है तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाइए। दिस इज अ क्वेश्चन एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी दिस इज एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 3.9। इसमें कह रहा है कि इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट डिस्टेंस 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। दिस इज योर ए पॉइंट एंड दिस इज द नल पॉइंट। और ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये जो डिस्टेंस है ये आपकी दे रहा है 33.7 सेंटीमीटर। इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड पैरेलल विद एस। अब हम एस के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें। द नल पॉइंट अकर 51.9। अगर हम लगा देते हैं तो ये नल पॉइंट हमको मिलता है फिर 51.9 सेंटीमीटर पे। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ आर एंड एस। हमको आर और एस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, सिर्फ इतना क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो ये आपका आर है, इसके करस्पॉन्डिंग पी ले लेते हैं, ये एस है, और इसके करस्पॉन्डिंग हम क्यू ले लेते हैं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, ये डिस्टेंस, इसको हम लोग एल ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 100 माइनस एल, ठीक है। ये डिस्टेंस 100 हो गया हमारा 100 माइनस एल। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आर अपॉन एस इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। हमको यहाँ पे एल की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे एल की वैल्यू रख के आर अपॉन एस की वैल्यू निकाल लें। तो एल है 33.7, तो और 100 माइनस एल की वैल्यू आएगी 66.3। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमने क्या किया कि एस के पैरेलल में यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा दिया है जो कि 12 ओम का है। तो अब हमारा नल पॉइंट जो है वो हो गया है 51.9 सेंटीमीटर। ओके, इन सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड केस में हम लोग अगर देखते हैं क्या आएगा। तो अब देखिए ये जो पूरा रेजिस्टेंस होगा ये हमारे पास बन जाएगा 12s अपॉन 12 प्लस एस। तो यहाँ पे हम जब रेशियो निकालेंगे तो आर अपॉन 12s अपॉन 12 प्लस एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 51.9 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 51, 100 माइनस 51.9। तो ये आ गया 48.1। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमको यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और आर की वैल्यू निकाल लेनी है। सबसे पहले 2 में से 1 को डिवाइड कर दीजिए, 2 डिवाइडेड बाय 1। तो क्या आएगा देखते हैं, आर इंटू, सॉरी, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। हम जब इक्वेशन नंबर 2 इज डिवाइडेड बाई 1, तो जब यहाँ लिखेंगे हम लोग तो ये क्या आएगा हमारे पास, आर 12 प्लस एस अपॉन 12s डिवाइडेड बाई आर अपॉन एस इज इक्वल टू 51.9 डिवाइडेड बाई 48.1 इंटू 66.3 डिवाइडेड बाई 33.7। अब आप इन पूरे, इसमें आर बाई एस से आर बाई एस कैंसिल, तो 12 प्लस एस अपॉन 12 इज इक्वल टू 51.9 इंटू 66.3 डिवाइडेड बाई 48.1 इंटू 33.7। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एस की कोई वैल्यू आएगी और एस की वैल्यू आएगी 13.5 ओम। इसको उठा के आप 1 में रख दीजिए तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 6.86 ओम। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसा सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का। तो अब हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 3.10। तो इसमें ये क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दो रेजिस्टेंस है एक्स और वाई, और इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए से 39.5 सेंटीमीटर पे हमको बैलेंस पॉइंट मिलता है। तो व्हेन द रेजिस्टर वाई इज ऑफ 12.5 सेंटीमीटर, और ये वाई है हमारे पास जो कि 12.5 ओम का है। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस एक्स व्हेन वाई आर द कनेक्शन बिटवीन रजिस्टर इन अ व्हीटस्टोन। ये बाद में, पहले एक्स निकालते हैं। तो कुछ बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो आप पर ये याद रखिए कि ये एक्स है और ये वाई है। तो एक्स के करस्पॉन्डिंग 39.5 और वाई के करस्पॉन्डिंग जो ये डिस्टेंस आती है यहाँ से लेके
ये होगा 100 माइनस 39.5, ये हो जाएगा 60.5 सेंटीमीटर। अब करना क्या है, x इज अपॉन वाई इज इक्वल टू 39.5 अपॉन 60.5। इसको आप सॉल्व करिए तो सॉल्व करने पे आपका आएगा 8.16। जैसे एग्जाम पीछे आंसर दिया रहता है 8.2, तो राउंड ऑफ कर लेंगे तो 8.2 ओम हो गया। अब द थिक कॉपर वायर, जो अगला क्वेश्चन है, वाई आर द कनेक्शन बिटवीन रजिस्टर इन अ व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर वायर। मतलब कि ये जो पोर्शन है ये थिक क्यों बनाया जाता है, क्या रीज़न है इसके थिक, ये जो मेटल की स्ट्रिप लगी है ये क्यों थिक है। तो इसका रीज़न क्या है कि इसका रीज़न ये है कि जैसे कि जो हम लोग कभी रेजिस्टेंस जब लेते हैं तो हम लोग सिर्फ एक्स के इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम लोग ले रहे हैं रेजिस्टेंस। देखिए हम लोग इन दोनों पॉइंट के बीच में ले रहे हैं रेजिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच में ले रहे हैं, और ए और बी के बीच में ले रहे हैं। हम लोग ए और यहाँ से तो कोई रेजिस्टेंस ले नहीं रहे, तो अगर ये थिक नहीं होगा तो इसका रेजिस्टेंस कुछ मेजरेबल होगा और जो हमारी वैल्यूज आ रही है वो गलत आएंगी। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको नहीं कंसिडर करते हैं, इसका रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करने के लिए इसको थिक कर देते हैं। जैसे कि थिक वायर का रेजिस्टेंस हमको पता है कि स्मॉल होता है, ये रीजन है बस। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, thick copper wire is used to minimize the resistance which are not involved in balance condition of Wheatstone bridge। अब एक अगला पार्ट है, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द Wheatstone bridge of the bridge above if x and y are interchange। मतलब जहाँ पे x था वहाँ पे y लगाते हैं और y की जगह पे x लगा दें, तो हमारे पास क्या आएगा देखिए। तो यहाँ पे बन जाएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू, हमको अब बैलेंस पॉइंट पता नहीं है तो एल मान लेते हैं हम लोग, एल ले लिया हम लोगों ने, तो एल अपॉन 100 माइनस एल। इसको सॉल्व करेंगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी 60.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से आएगा ये हमारे पास। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, फिर क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज्ड एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। तो पहला क्वेश्चन ये कि क्या गैल्वेनोमीटर को और बैटरी को इंटरचेंज करने से कोई इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस पॉइंट पे, तो आंसर आएगा नो, देयर इज नो इफेक्ट बाय चेंजिंग द गैल्वेनोमीटर एंड सेल। और जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट, नो, जब कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा और नल पॉइंट पे था तो अभी भी गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट पे रहेगा तो अभी भी कोई शो नहीं करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास करंट भी कोई शो नहीं करेगा। तो बच्चों आपको ये क्लास कैसे लगी और मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आया कि नहीं, ये आप नीचे कमेंट के सेक्शन में लिख के बताइए। और इसके जो कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं इसको भी आप सॉल्व करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, आज की सेवा यही समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे का जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ओके, तब तक के लिए बाय बाय।